चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो बेटा जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला चैप्टर चल रहा था। सॉरी, प्रीवियस क्लास में बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और हम लेक्चर नंबर 2 टुडे विल डिस्कस, राइट। तो मैं एक छोटा सा ना आपको रिवाइज करवा देता हूँ और रिकैप करवा देता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा चीजें याद आ जाए, ठीक है। तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक कॉन्सेप्ट कराया था, नेशनल इनकम की डेफिनेशन। अगर आपको याद होगी नेशनल इनकम की डेफिनेशन बेटा, तो इस डेफिनेशन में जनरली हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था सर, एक तो फैक्टर इनकम होनी चाहिए। हमने नेशनल इनकम में क्या पढ़ा था बच्चे कि सर सम ऑफ टोटल इनकम, और टोटल इनकम में मैंने क्या बताया था आपको? फैक्टर इनकम होनी चाहिए। फैक्टर इनकम प्लस वो इनकम किसने कमाई हो बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट ने। वो इनकम किसने कमाई हो? नॉर्मल रेसिडेंट ने। और कब कमाई हो बेटा? अकाउंटिंग ईयर में, राइट। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स थे जिनको हम की फैक्टर्स ऑफ नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं सर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डन। ठीक है, हमें ये पता लग गया फैक्टर इनकम क्या होती है। अगर आपको याद होगा बेटा, फैक्टर इनकम की मीनिंग हम काफी डिटेल में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में क्यों ऐड किया जाता है और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में ऐड क्यों नहीं किया जाता। ये भी हमने लॉजिक पूरी तरह से वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। देखो ध्यान सुना प्लीज। हमें नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अभी हम। वे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एक पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर इनकम का। और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब। ठीक है जी। और अकाउंटिंग ईयर का मतलब आपको पता है, इट्स अ फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये आपको पता है बेटा फाइनेंशियल ईयर के बारे में। ठीक है जी। तो मुझे आज के डेट में आपको क्या पढ़ाना है? नॉर्मल रेसिडेंट। वंस विल डिस्कस, जैसे ही हम डिस्कस कर लेंगे बेटा नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग, तो नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग पढ़ते बेटा हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि नेशनल इनकम क्या होती है। और एक बार आपको नेशनल इनकम समझ में आ गया देन डेफिनेटली ये चैप्टर आपका बेटा आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कन्वर्जन पॉइंट डिस्कस करना वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नॉर्मल रेसिडेंट के साथ। ठीक है जी। ये छोटा सा मैंने आपको रिकैप करवाया ताकि आपको प्रीवियस क्लास का याद आ जाए। तो फटाफट से हेडिंग डालेंगे नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग। चलिए फटाफट से हेडिंग डालिए बेटा, नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग। नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? अब जरा ध्यान से सुनेंगे। एक काम कीजिए, पहले इसकी थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर इसके हम कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं और नॉर्मल रेसिडेंट, a normal resident is said to be one who ordinarily ordinarily reside in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। चलिए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान सुनना, पहले मैं इस पॉइंट को पढ़ा दूं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जनरली ये कह रहा है सर नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है, हु इज द नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल स्टेप वाइज पढ़ेंगे प्लीज, ना तो कोई जल्दबाजी करनी, आराम से हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा इसमें टाइम भी लगेगा तो नो इशू। देखो क्या कह रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट इज सेट टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिसाइड इन द कंसर्न कंट्री या कंट्री कंसर्न। ठीक है, दूसरा हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री।
अब जरा ध्यान सुनना, इसके साथ में थोड़ा सा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। इधर देखिए प्लीज ध्यान से, इधर देखो, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर राम। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या मिस्टर राम इंडिया का, ध्यान से सुनिएगा बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर राम इंडिया का क्या नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। मैं क्या जानना चाहता हूँ बच्चे, ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर राम इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए बेटा मैं कुछ कंडीशंस देखूंगा। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गए देन डेफिनेटली मिस्टर राम वुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ध्यान सुनना, ये जो इंडिया है ना, ये यहाँ पर बन जाएगा कंट्री कंसर्न, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, कि जिस देश का रेसिडेंट निकाल रहे हैं, तो इंडिया बिकम द कंट्री कंसर्न, और ये बन जाएगा वो पर्सन जिसका हम स्टेटस चेक कर रहे हैं, क्या ये भारत का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। ठीक है जी। तो जरा ध्यान सुनिएगा, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। राम ऑर्डिनली रिसाइड होना चाहिए, ऑर्डिनली रिसाइड होना चाहिए कहाँ पे, कंसर्न कंट्री में। दूसरा, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ होना चाहिए, कंट्री कंसर्न में। यानी कि सर एक कंडीशन कहती है ऑर्डिनरी रिसाइड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कहती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जरा प्लीज इधर देखो, हेलो हेलो लिखना मत प्लीज, इधर देखो। सर मैंने कहा मिस्टर राम, मिस्टर राम क्या इंडिया का रेसिडेंट है। तो भैया फिर मैंने नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन चेक करी, मैंने कहा भैया नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन कह रही है सर अगर राम जो है वो ऑर्डिनली रिसाइड कर रहा है कंसर्न इंडिया में, कंसर्न कंट्री तो वही है, अगर वो ऑर्डिनली रिसाइड कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है। अच्छा सोचने वाली बात है, यहाँ पर बेटा एंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। बेटा ध्यान सुनना, अगेन बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से, रीजन मीन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डजंट मीन कितना टाइम लग जाए। तो देखिए हमने क्या बोला, क्या सर राम नॉर्मल रेसिडेंट है भारत का या नहीं। ठीक है जी। तो हमने कहा सर दो बातें, पहला इंडिया इज ए कंसर्न कंट्री, क्या ये कंसर्न कंट्री में ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, ध्यान सुनेगा बेटा, ऑर्डिनरी रिसाइड करता है या नहीं करता। और दूसरी कंडीशन, क्या इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो इसका मतलब सर राम क्या बन जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सर ऑर्डिनरी रिसाइड क्या है और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। अब मुझे क्या पढ़ाना है आपको, ऑर्डिनरी रिसाइड क्या होता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। बेटा स्लो स्लो आराम से, हर चीज आपको क्लियरली समझ में आएगी। वेट फॉर इट, जो पढ़ा रहा हूँ पहले उस पर फोकस कीजिए। ध्यान सुनना, तो जनरली आपको क्या याद करना है, दो बातें। सर नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, पहला आप उस कंसर्न कंट्री के ऑर्डिनरी रिसाइड पर्सन है, ठीक है। दूसरा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों साथ में होनी चाहिए बेटा, तो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, यू आर बिकम द रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज हो गया, सर ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा, आराम आराम से, अगेन रिलैक्सली। पहले मुझे बताइए इतना समझ आ गया आपके, हाँ जी बेटा इतना समझ आ गया। पहले इसको नोट कीजिए, इफ यू क्लियर विद दिस, पहले इसको नोट कीजिए बेटा, फिर आराम से हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे ऑर्डिनरी रिसाइड का मीनिंग क्या है। तो पहले फटाफट से बेटा इसको नोट कीजिए, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट इट डाउन फास्ट, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना बेटा इसी के नीचे, एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना इसी के जस्ट नीचे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर हमने ना एक चीज देखा, नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा बेटा आपके, दिस इज माय गारंटी, बट अगेन आपको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। तो सर पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, पहली कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए, अजी बेटा क्या पढ़ा था हमने, ऑर्डिनरली रिसाइड, ऑर्डिनरली रिसाइड होना चाहिए, और दूसरा उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री कंसर्न में होना चाहिए।
अगर ये दो चीजें फुलफिल हो गई देन डेफिनेटली द पर्टिकुलर पर्सन नोन एज रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। अब क्वेश्चन ये आता है सर ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है? तो देखिए कहते हैं अ पर्सन residing in a country for a period of for a period of 1 year or more, 1 year or more is taken as ordinarily reside in that country। ये तो हो गया फर्स्ट, इसको लिख लीजिएगा फिर समझेंगे आराम से। अब आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। अ पर्सन इज सेड टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री when he conducts his economic transaction in that country on a significant scale। चलिए फटाफट से इस थ्योरी को नोट कीजिए बेटा, नोट इट डाउन फास्ट द थ्योरी। चलिए देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी रिसाइड का। तो कहते हैं अ पर्सन रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, या किसी भी कंट्री में बेटा, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर, यानी कि अगर आप किसी भी देश में 1 साल या उससे ज्यादा रिसाइड कर रहे हैं। अच्छा सर ध्यान सुनना, मैं आपको नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इन फ्यूचर आप मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां पर नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब फिर से रिपीट होगा बट उसकी डेफिनेशन अलग होगी बेटा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं वो डेफिनेशन बेटा उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है। वो डेफिनेशन कभी भी परमानेंट या कंप्लीट नहीं होती। तो प्लीज इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। दिस डेफिनेशन मस्ट बी चेंज इन सर्टन अदर केसेस, ठीक है ना। चलिए अभी हाल ही में कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको यहाँ पे, तो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं एक पर्सन जो किसी भी देश में 1 साल या उससे ज्यादा राइट रिसाइड करता है, रहता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनरली रिसाइड। यानी कि सर हमें आंसर मिल गया कि अगर मिस्टर राम भारत में 1 साल या उससे ज्यादा रहा होगा, ध्यान सुनना, अगर मिस्टर राम इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहा होगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा, ऑर्डिनरली रिसाइड, ठीक है जी। दूसरा आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब ध्यान सुना, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं थोड़ा बहुत। कहते हैं अ पर्सन इज सेड टू हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कंडक्ट हिज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इधर देखिए प्लीज, नोटिंग मत करना बेटा, समझ में नहीं आएगा फिर मत बोलना रिपीट करने को, नोटिंग करने का टाइम मिलेगा बट पहले सुन लीजिए यहाँ पे आराम से। कहते हैं सर एक व्यक्ति की इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में तब माना जाता है जब उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन राइट उस कंट्री में हो रही हो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे, सिग्निफिकेंट स्केल पे। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट।
तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट में हम तीन बातें कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, और तीसरा होता है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हम तीन चीजें काउंट कर सकते हैं बेटा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर ये तीनों ट्रांजैक्शन में से कोई एक भी ट्रांजैक्शन बेटा अगर आप किसी कंट्री में कर रहे हैं सिग्निफिकेंट स्केल पे, और सिग्निफिकेंट स्केल को बेटा हम मेजर करेंगे उसकी इनकम और उसकी वेल्थ के बेसिस पे, कि वो किस कंट्री में सबसे ज्यादा इनकम को स्पेंड कर रहा है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा इनकम को अर्न कर रहा अर्न कर रहा है, राइट, या किस कंट्री में वो बेटा इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर रहा है, जनरली उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंसिडर किया जाएगा। अब इसको सम अप करते हैं, इस एग्जाम्पल को सम अप करते हैं। सर दो बातें, अगर मिस्टर राम एक साल या उससे ज्यादा भारत में रहा हो, दूसरा सर उसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो सिग्निफिकेंट स्केल पे भारत में ही हो रही हो, राइट, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो मिस्टर राम भारत का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। इसका सम अप स्टोरी देखिए प्लीज, नोटिंग का टाइम मिलेगा, सुन लीजिए ध्यान से प्लीज। इधर देखिए, मैं एक छोटा सा क्रक्स आपको बता देता हूँ इन नोट्स फॉर्म। हमने पढ़ा नॉर्मल रेसिडेंट, हमने क्या पढ़ा बच्चे, नॉर्मल रेसिडेंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा सर नॉर्मल रेसिडेंट, सर नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, सर दो बातें होती है सर, एक तो ये पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड होना चाहिए, दूसरा इसकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उस कंसर्न कंट्री में होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमें ये पता लग गया ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब क्या होता है बच्चे। ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो एक साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में रह रहा हो, राइट, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसकी उसी देश में हो रही हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बेटा उसी देश में वो कर रहा हो। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या आएगा, और ये होनी चाहिए सिग्निफिकेंट स्केल पे। सिग्निफिकेंट स्केल का मतलब होता है एक लार्ज लेवल पे, ठीक है ना। तो सर अब आई होप सो नॉर्मल रेसिडेंट का मीनिंग आपको छोटा मोटा समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये तो एक सिर्फ डेफिनेशन है, अभी इसमें ऑब्जर्वेशन भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन। अभी मुझे इसका बहुत डिटेल में ऑब्जर्वेशन भी आपको पढ़ाना है, ठीक है जी। तो दिस इज द पॉइंट, इट इज द कंक्लूजन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। पहला ऑर्डिनरी रिसाइड होना चाहिए, दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में होना चाहिए। सर ऑर्डिनरी रिसाइड का मतलब एक साल या उससे ज्यादा रह रहा हो, दूसरा सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब, सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट उसी देश में कर रहा हो एट द सिग्निफिकेंट लेवल पे। सर सिग्निफिकेंट लेवल का कैसे पता लगेगा, सर उसकी इनकम और वेल्थ को देखकर, जितना सबसे ज्यादा इनकम जितना ज्यादा वेल्थ जिस कंट्री में होगा जहां पर वो एक साल से ज्यादा रह रहा होगा बेटा, डेफिनेटली उसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कंसिडर करेंगे एट अ सिग्निफिकेंट स्केल। ठीक है भाई, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट, राइट। अगेन अभी इसकी ऑब्जर्वेशन होनी बाकी है, तो मुझे बताइए क्या इतना आपको समझ आ गया। ऑफ कोर्स कॉन्टिन्यूअसली 1 ईयर होगा बेटा, समझ आ गया बेटा सभी को। ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ा दी बेटा नॉर्मल रेसिडेंट की, एंड आई होप सो कि आपको समझ आई हो। बट हाँ अभी हमें उसकी ऑब्जर्वेशन भी करना है बहुत डिटेल में। बट बिफोर मैं उसकी ऑब्जर्वेशन में जाऊँ, मैं आपको कुछ नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। नॉलेज, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज, नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना। आपकी मर्जी है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली फॉर द नॉलेज। अभी आपने कौन सा पढ़ा, रेसिडेंट का, ठीक है। ये रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा ही अलग अलग सिचुएशन में पढ़ते हैं, अलग अलग स्थिति में हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स में, हमने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। एक टाइम आएगा जब शायद आप फ्यूचर में इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट का मतलब पढ़ाया जाएगा बेटा। और एक होता है हमारे देश में एक लॉ है फेमा, इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, फेमा एक्ट है 1999 का, ठीक है जी। तो मैं आपको एक सिचुएशन बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट से बोलूं, नेशनल इनकम में हमने नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन पढ़ी, और ये हम पढ़ चुके हैं, और आई होप सो आपको समझ में भी आ गया हो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं तो इनकम टैक्स कहता है कि भैया कोई व्यक्ति पिछले साल प्रीवियस ईयर अगर इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो,
अगेन मैं सिर्फ ये छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट की डेफिनेशन इनकम टैक्स में बहुत वाइडर है बेटा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना। तो ध्यान सुना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है अगर कोई व्यक्ति पिछले साल भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहा हो तो उसको मैं भारत का रेसिडेंट मान लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कितना पढ़ा था, 1 ईयर और मोर अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। फेमा में भी कुछ पॉइंट चेंजेस हैं। फेमा कहता है, फेमा क्या है पहले तो उसकी फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्ट 1999। बेटा जितना भी बेटा विदेशी करेंसी को हम यूज करते हैं बेटा, उसके एक्सचेंज के लिए एक लॉ बनाया हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कहता है बेटा एनी पर्सन हु स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज, सॉरी एक सेकेंड, फैमा कहता है अगर आप भारत में मोर देन 182 डेज रहते हो तो हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे, ठीक। और तीनों कमाल की बात है, तीनों ही जगह बेटा इसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं। यहाँ पर इसको पढ़ाया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट के नाम से, जो भी आपने डिस्कस किया। यहाँ पर बोला जाता है ओनली रेसिडेंट, ये मैं लिखवा ही चुका हूँ। और यहाँ पर रेसिडेंट ना बोल के इसको हम बोलते हैं PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। सो डोंट बी कंफ्यूज, तीनों का मतलब एक है, बट हाँ इनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है अलग अलग लॉ के हिसाब से। ये आपको समझ आ गया बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, 182 डेज एंड मोर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 182 डेज, यानी कि मिनिमम आप 183 डेज भारत में रहने कंपलसरी है, और इसके हिसाब से मिनिमम 182 डेज आप भारत में रहना कंपलसरी है। ये डिफरेंस है इसमें। तो क्या लिखा हुआ है, मोर देन 182 डेज, यानी कि सर 182 दिन से ज्यादा, यानी कि मिनिमम 183 दिन आप भारत में रहे हो। और ये कहता है 182 डेज और मोर। हाँ जी बेटा, दिस इज ओनली फॉर द इंडिया, ठीक है। 182 डेज और मोर, ठीक है ना, यानी कि मिनिमम कितना, 182 डेज। तो दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन। ये अच्छा सुनो, ये मैं नॉलेज के लिए भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना चीजें क्लियर हो जाए। पता लगे कल को आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आपकी टीचर आपको पढ़ा रहे हो रेसिडेंट का मतलब, वो आपको बताएं भैया 182 दिन में और उससे ज्यादा अगर भारत में आप रहते हैं तो आप नॉर्मल रेसिडेंट है, वहां पर आप बोलोगे अबे यार कमाल है, यानी कि संजय सर ने गलत पढ़ा दिया था। संजय सर ने तो हमें बोला था 1 ईयर और मोर, ठीक है ना, तो गलत नहीं है बेटा। दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू। ये इनकम टैक्स, सॉरी, ये नेशनल इनकम में आपको इस तरीके की डेफिनेशन दे रखी है, इनकम टैक्स में इस तरह की डेफिनेशन दे रखी है, फेमा में इस तरीके की डेफिनेशन दे रखी है। तो डेफिनेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी बहुत रहे बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी रहना, ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन में पागल हो जाओगे। ठीक है भाई, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, जिसको लिखना है इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, लिख लो, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो देखो भाई, ये लिखा हुआ है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अंडरलाइंड सिग्निफिकेंस। सुनिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सर, हमने अभी ना एक एग्जाम्पल पढ़ा था मिस्टर राम का, पॉइंट्स बाद में लिखाऊंगा, पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और एक मान लीजिए मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, एक कंपनी है बेटा, आई ऑफ कोर्स कि आप सब जानते होंगे। दूसरा, टाटा पावर, ये भी एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है बेटा, लिस्टेड कंपनीज है। अब ध्यान से सुनिएगा, डाउट क्या है, क्वेश्चन एक्चुअली क्या है। मिस्टर राम एक इंडिविजुअल पर्सन है, यस और नो? हाँ जी बेटा, सही बोल रहा हूँ ना। और ये कंपनीज हैं, इनको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा बेटा आपने, इंस्टीट्यूशंस यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दीज आर नॉट इंडिविजुअल्स, दीज आर जनरली ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने 11th क्लास में बिजनेस प्रॉपरली पढ़ी हुई है तो आपको कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, सर ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, इसको मैं इसको मैं डिटरमाइन करता हूं इसका स्टेटस,
कि ये भारत के लिए नॉर्मल रेसिडेंट होगा या ये भारत का नॉन नॉर्मल रेसिडेंट होगा। ध्यान सुनेगा प्लीज। तो इस इंडिविजुअल पर्सन के लिए मैं निकालता हूं कि ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। तो क्या, मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्या हम किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी का भी स्टेटस निकालते होंगे क्या, कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है, या वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट है। हाँ जी बेटा। तो माय क्वेश्चन इज दैट, क्या मैं किसी कंपनी का भी नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस निकालूंगा या नहीं। अगर आपका आंसर यस में है तो प्लीज स्पेसिफाइड द रीजन, क्योंकि तुक्का नहीं मारना है, लॉजिकल बात बतानी है। और अगर नहीं तो रीजन। इंडिविजुअल को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यस निकालते हैं 1 साल से ऊपर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी देश में होगा, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट कंसिडर करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या किसी कंपनी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता होगा। 2 बच्चों का आंसर आया यस, एक बच्चे का आंसर आया नो, क्योंकि वो कंपनी दो या ज्यादा देश में भी हो सकती है। ओके, यस, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ रमेश। एंड लकी ने बोला है नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज में होता है। अभिषेक ने बोला है यस, यस सर होगा। गरिमा ऑल्सो स्पेसिफाइड यस, बट दीज टू पीपल्स आर नॉट डिस्क्राइब द रीजन। ओके, और कोई बोलना चाहेगा, अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा बेटा, या मैं बताऊं। एनी वन एल्स? नहीं बोलोगे? चलिए मैं ही बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से। एक जादू होने वाला है, होगा बिकॉज कंपनी का स्टेटस, एक बच्चे को हो रहा है होगा बिकॉज कंपनी के स्टेटस के लिए भी जरूरी होता है। नहीं बेटा, दिस इज नॉट ए जस्टिफाइबल रीजन। देखिए, आपने 11th क्लास में बिजनेस पढ़ी होगी, वहां पर मैंने शायद आपको पढ़ाया होगा, अगर मेरे से पढ़ा हुआ है तो, टाइप्स ऑफ पर्सन। ठीक है बेटा, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक होते हैं नेचुरल पर्सन, और एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। सर, ये तो पहली बार ही सुन रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा डेफिनेटली। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं सर? हम जैसे लोग, जिन्हें जिन्हों जिनको गॉड ने बनाया है, दे आर बेसिकली नेचुरल पर्सन। और इन्हीं को मैं बोलता हूँ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है भाई। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिन्हें लॉ ने बनाया है, क्रिएटेड बाय लॉ, created by law, and they are considered institutions। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? इंस्टीट्यूशन। बेस्ट एग्जांपल है कंपनी। एक कंपनी बेटा पर्सन होती है, यस। कौन सी पर्सन होती है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। इसलिए बेटा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन इनकम कमाती है, या कंपनी इनकम जनरेट करती है, यस। तो इनकम जनरेट करती है तो उसका नेशनल इनकम में भी ऐड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और नेशनल इनकम में ऐड होने के लिए क्या होना जरूरी है? रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट नहीं हो गए तो आपकी इनकम इंक्लूड नहीं होगी। तो 2 रीजन हो गए। पहला तो आर्टिफिशियल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, डेफिनेटली सर कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए बेटा हम क्या निकालते हैं उसका? नॉर्मल रेसिडेंट सिस्टम। आर्टिफिशियल पर्सन, जिन बच्चों को नहीं पता सिंपली सुन लेना, लॉ के द्वारा बनाए जाने वाला पर्सन। कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि इसे लॉ ने क्रिएट करा हुआ है। और आप अकाउंट्स वाले स्टूडेंट, जितने भी आप अकाउंट्स बनाते हैं कंपनी के बेटा, वो इनकम किसके नाम पे होती है? डायरेक्टर के नाम पे, कंपनी के नाम पे? कंपनी के नाम पे। क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। ठीक है, सेपरेट लीगल पर्सन भी उसको बोला जाता है। तो जब वो सेपरेट लीगल पर्सन है और जब उसके नाम पे इनकम कमाई जा रही है, तो वो इनकम नेशनल इनकम में भी तो ऐड होगी भाई साहब। हाँ जी, होगी या नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स होगी सर। और जब नेशनल इनकम में ऐड होगी तो वो पर्सन क्या होना चाहिए बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, यस। अगर नॉर्मल रेसिडेंट के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? सर उसका स्टेटस निकालना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ।
तो पहला पॉइंट हमारा यही है बेटा कि इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशन का भी नॉर्मल रेसिडेंट के स्टेटस आप निकालेंगे। बट सबसे कमाल की बात क्या है, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कैसे निकालते हैं आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा। पहले मुझे बताइए क्या ये समझ आया आपको पहला पॉइंट? बोलो बच्चे, क्या ये फर्स्ट पॉइंट आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए पहले फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फिर मैं इसका पॉइंट लिखवाऊंगा और फिर आपको वो रीजन बताऊंगा कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अगेन बहुत स्लो स्लो, आराम से। किसी भी नालायक को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है बेझिझक। ठीक है जी, इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। यार ये बच्चों का नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है क्या आज? चलो चलो नोट करो फटाफट से। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट से जो भी हमने पढ़ा। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड, देखो छोटी सी डेफिनेशन होगी बट इसको पता बताने में हमें बड़ा टाइम लग गया। छोटा सा पॉइंट है बेटा, एकदम चिल्लड़ सा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एज वेल एज, यहाँ पे लिख देना। अच्छा एक सेकंड रुको, थोड़ा सा चार्ट गड़बड़ा जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है भैया। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। देखो इतना छोटा सा चिल्लड़ सी डेफिनेशन थी, एक्चुअली पॉइंट था। और देखा समझने में हमें कितना टाइम लगा। दैट इज द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। अब आप देखो आराम से समझ में आ जाएगा आपको। नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड करता है इंडिविजुअल के साथ साथ इंस्टीट्यूशन को भी। इंस्टीट्यूशन का मतलब सर कंपनीज। अब क्वेश्चन ये आता है सर, इंडिविजुअल का तो हमने निकाल लिया, हमने समझ लिया, ऑर्डिनरी रिसाइड होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। ये इंडिविजुअल के लिए था, है ना। अब क्वेश्चन आता है सर कंपनी का स्टेटस। चलो माना नॉर्मल रेसिडेंट कंपनी होती है, बट सर कैसे निकालेंगे? अब सुनो ध्यान से, ये लिख लो पहले फटाफट से। एंड लिख लिया होगा, छोटा सा ही पॉइंट है बेटा ये। अब जरा इधर सुन लो, बिल्कुल इधर सुन लो ध्यान से। जिन बच्चों के बड़े डाउट उछल रहे थे ना, इधर देखो। सिलेबस में नहीं है इंस्टीट्यूशन का, बट मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। और मैं रेफरेंस लूंगा इसका इनकम टैक्स से। कहते हैं सर, अगर कोई भी कंपनी, दो बातें। पहला, अगर वो इनकॉर्पोरेशन उसका इंडिया में हुआ है। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन जनरली, ठीक है। या इनकॉर्पोरेशन उसका आउटसाइड इंडिया हुआ है, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनेगा प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बिजनेस कहाँ चल रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगेन वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला पॉइंट आपने इसके लिए पढ़ा हुआ है। ये बात ध्यान रखना, हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था, 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां होना चाहिए, ठीक है। कंपनी केस में कहता है अगर भारत में वो कंपनी बनी हुई है तो उसको हमेशा भारत का रेसिडेंट माना जाएगा। एनी केस, फिर आप 10 ब्रांच ओपन कर लो, 1000 ब्रांच ओपन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ल्ड में आपका बिजनेस कहाँ चल रहा है अगर रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया में रजिस्टर्ड है, यस, रिलायंस इंडस्ट्री इज अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है बेटा। तो डेफिनेटली वो इंडिया की ही रेसिडेंट होगी, चाहे उसका बिजनेस वर्ल्ड में कहीं पर भी चल रहा हो, ठीक है भाई। और दूसरा, अगर वो आउटसाइड बनी हुई है, जैसे कि एग्जांपल गूगल। गूगल इज अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, ठीक है। तो इस केस में देखेंगे इसका कंट्रोल कहां से हो रहा है, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। अगर इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में हो रहा है बच्चे, अगेन मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। कहीं सोच रहे हो सर डिटेल में बता रहे हैं, डिटेल में आप तभी पढ़ोगे जब इनकम टैक्स पढ़ा जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरा, अगर उसका आउटसाइड इंडिया में कंट्रोल हो रहा है तो सर, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर, ध्यान सुनेगा, अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर और उसका कंट्रोल भारत में हो रहा है तो उसको हम भारत का रेसिडेंट बोलेंगे, रेसिडेंट इन इंडिया। बट सर,
अगर उसका आउटसाइड ही इनकॉर्पोरेशन हुआ है और आउटसाइड ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर वो भारत के लिए नॉन नॉर्मल रेसिडेंट होगी। भारत के लिए क्या होगी बच्चे, वो नॉन नॉर्मल रेसिडेंट होगी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको दो केस पढ़ाए। सर पहला केस, अगर उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है तो उसको हमेशा रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन अगर उसका आउटसाइड इंडिया हुआ है, उस केस में हम कंट्रोल देखेंगे। अगर कंट्रोल भारत में है तो वो रेसिडेंट है, अगर कंट्रोल भारत से बाहर है तो उसको हम इंडिया का रेसिडेंट नहीं मानेंगे। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? अगेन दिस इज ओनली फॉर द नॉर्म नॉलेज पर्पस। आपका सिलेबस में इसकी कोई डिटर्मिनेशन का स्टेटस का सिचुएशन नहीं दिया हुआ है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पस के कराया है। इंडिया में भी रजिस्ट्रेशन हो और उसमें भी, मतलब यूएस, अच्छा ऐसी कंपनी जो इंडिया में भी रजिस्टर्ड है यूएस में भी, बेटा पॉसिबल कैसे है? अगर रिलायंस कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट है बेटा, तो यूएस में कैसे इनकॉर्पोरेट होगी? बिजनेस करोगे ना, दूसरी कंट्री में जाके इनकॉर्पोरेशन थोड़ी करवाना पड़ता है, दो दो बार इनकॉर्पोरेशन थोड़ी होता है। गूगल कंपनी का गूगल कंपनी का रजिस्ट्रेशन यूएस में हो चुका है, वो इंडिया में क्यों कराएगा? वो इंडिया में बिजनेस करने का लाइसेंस ले सकता है, बट रजिस्ट्रेशन तो उसका हो चुका है यूएस में। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से इसको नोट कीजिए बेटा, फटाफट से नोट करो। और आज की क्लास में यहीं तक कराऊंगा बेटा, बाकी कौन सा मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसको प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप रिवाइज कीजिएगा बहुत अच्छे से। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए बेटा, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट से।